नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल इंग्लिश की पाठशाला में, जो कि शॉर्ट फॉर्म में ईकेपी है। मैं हूँ स्मृति गर्ग और आज आप सब लोग मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट सेकेंड। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि कैसे, पहले थोड़ा फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर लेता है क्योंकि जिन लोगों ने पीछे की वीडियो देखी होगी वो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो लोग अब कनेक्ट कर पाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने ग्रैंडमदर का इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा कि कैसे हमारी दादी माँ थी, वो उनकी हाइट छोटी थी, वो थोड़ा फैट थी, थोड़ी झुकी हुई कमर थी उनकी, क्योंकि एज के साथ साथ ऐसा हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो हमारे नैरेटर थे और जो हमारी दादी माँ थी उनके बीच में रिश्ता कैसा था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही करीब सा रिश्ता था उन दोनों के बीच में। वो सुबह साथ स्कूल जाते थे, फिर साथ स्कूल से आते थे, दादी माँ वहीं पे बैठती थी तब तक वो मंदिर में जो स्कूल था वहां पे पढ़ते थे, वहां पे प्रिस्ट उन्हें पढ़ाते थे, मतलब पुजारी पढ़ाते थे। फिर वो आते जाते वक्त कुत्तों को रोटियां डालते थे और उनकी जो जिंदगी थी, लाइफ थी, वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल थी। लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट आया और जो नैरेटर के मम्मी पापा थे, नैरेटर मतलब कहानी सुनाने वाला, यहाँ पर हमारे जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह जी, वही अपनी बचपन की एक छोटी सी कहानी मतलब बता रहे हैं और अपनी दादी माँ और अपने रिश्ते के बारे में इस कहानी में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए। शहर में शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे नैरेटर थे वो बस से स्कूल जाने लगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, दादी माँ और उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी, उन्हें टाइम नहीं मिलता था। अब उनकी पढ़ाई दादी माँ को समझ में नहीं आती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया यूनिवर्सिटी का टाइम के जब वो हमारे नैरेटर यूनिवर्सिटी में आए तो उन्हें अलग रूम मिल गया। जो उनके दोनों के बीच में एक कॉमन कनेक्शन था, यानी कि वो एक साथ एक ही रूम में रहते थे, वो खत्म हो गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी दादी माँ मतलब कैसे बहुत अकेला अकेला फील करने लगी होंगी, बहुत ही ज्यादा उन्हें अजीब अजीब सा लगता होगा, तो इसलिए कि वो किसी से बात भी नहीं करती होगी। अब उसके बाद क्या होता है कहानी में, वो हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है एक्सेप्टेंस ऑफ लोनलीनेस। मतलब कि जो हमारी दादी माँ थी उन्होंने अपने ये मतलब स्वीकार कर लिया था कि अब वो अकेली हो चुकी है। अब जो उनके पोते हैं मतलब ग्रैंडसन है, वो भी अब अपने काम में बिजी हो गए हैं, यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं। यही लिखा है यहाँ पे, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन कामली। उन्होंने बहुत ही शांति से, जैसा उनका स्वभाव था, बहुत ही शांत दयालु, ऐसे ही उन्होंने अपना जो अकेलापन था वो भी एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं। वो अपना ज्यादातर समय चरखा चलाने में स्पेंड करती थी। देखिए यहाँ पे फोटोज आप देख सकते हैं, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा। ठीक है, शी रेयरली इंटरेक्टेड विद अदर्स। वो बहुत ही कम किसी से बातचीत करती थी, बातें करती थी। उनका मतलब बातचीत बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। अब उनका ओल्ड एज में क्या रूटीन था, वो क्या क्या उनके काम थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उस समय उनका क्या रूटीन था जब हमारे नैरेटर छोटे थे। अब पढ़ेंगे कि अब उनका क्या रूटीन है। वो सुबह से शाम तक बस चरखा चलाती थी और प्रेयर करती थी, मतलब भगवान जी की पूजा पाठ करती थी और चरखा चलाती रहती थी। उनकी लाइफ जो है वो पूरी रिलीजियस एक्टिविटीज के चारों तरफ घूमने लगी थी, मतलब बस पूजा पाठ के चारों तरफ ही उनका पूरा जीवन था। क्योंकि एक उम्र आती है, अभी हम लोग हैं, हमारा पूरा जीवन पढ़ाई के चारों तरफ घूमता है, हम पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर कोई डाउट्स है, फिर क्लासेस है। ऐसे ही हमारे मम्मी पापा हैं, उन लोगों की लाइफ हम लोगों के चारों तरफ रिवॉल्व करती है कि हमारे बच्चे हैं, उनकी जरूरतें, उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई, उनके ट्यूशन और उनके सारे शौक पूरे करने। ऐसे ही हमारी जो ग्रैंड माँ थी, और हमारी लाइफ में असलियत में भी होता है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग है, हमारे दादी और बाबा जी, उन सबकी लाइफ ऐसे ही या तो अपने पोते पोतियों के इर्द गिर्द घूमती है या फिर वो पूजा पाठ करते हैं। ज्यादातर घरों में होता है ऐसा। तो हमारी जो दादी माँ थी उनकी लाइफ भी पूजा पाठ के चारों तरफ ही थी। वो एक बहुत ही फिक्स्ड और पीसफुल रूटीन फॉलो करती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आज वो कुछ कर रही है, कल कुछ कर रही है, फिर उसके अगले दिन कुछ और करेंगी। उनका फिक्स था कि हाँ, जो आज हम कर रहे हैं, मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं, वो ही मुझे कल करना है। बहुत ही शांत भरा जीवन हो गया था उनका। बातचीत उनकी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, बंद हो गई थी। अब उनका एक जो दिन का सबसे खुशहाल पार्ट था, हैप्पीएस्ट पार्ट, जो जिस दिन में वो दिन के जिस हिस्से में वो सबसे ज्यादा खुश होती थी, वो था चिड़ियों को दाना डालना।
फीडिंग द स्पैरोज। वो आफ्टरनून मतलब दोपहर में बैठती थी और चिड़ियों को दाना खिलाती थी। बहुत सारी जो चिड़िया थी उनके चारों तरफ आ जाती थी और उन्हें घेर लेती थी और बहुत ही प्यार से वो उन्हें दाना खिलाती थी और बहुत ही मतलब चहचहाट सी करती थी, जैसे चिड़िया आवाजें निकालती है इस तरीके की। कुछ बर्ड्स तो उनकी बॉडी पर भी बैठ जाती थी बिना किसी डर के। उनकी कंपनी को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी और कभी भी उन्हें दूर नहीं भगाती थी। मतलब हमारी जो दादी माँ थी वो चिड़ियों का अपने पास आना, उन्हें दाना खिलाना, इस हिस्से को, इस पार्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी और उन्हें कभी भी दूर नहीं भगाती थी, कि वो बहुत शांति से बैठती थी, बहुत खुश होती थी। इसमें आगे आता है कि हमारे जो ऑथर हैं वो चले गए अब्रोड, मतलब कि वो अब देश से भी बाहर चले गए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब भाई पढ़ाई करनी है, अब और ज्यादा पढ़ना है, तो अब हम देश से बाहर चलते हैं फॉर हायर स्टडीज। उन्होंने मतलब उन्होंने सोचा कि मेरी जो दादी माँ है वो बहुत ज्यादा दुखी होगी, बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमारी जो दादी माँ थी वो बहुत ही ज्यादा शांत रही। बिल्कुल उन्होंने मतलब ज्यादा अपने इमोशंस दिखाए नहीं, बस साइलेंट फेयरवेल में देखिए वो उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन तो आई उन्होंने, लेकिन कोई भी अपने चेहरे पर ऐसा इमोशन नहीं दिखाया कि वो रो रही है या बहुत ज्यादा दुखी है। वो बस आराम से अपना प्रेयर करती रही। आप लोगों को मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि उनके पास माला थी, मतलब माला जपती थी। शी किस्ड हिज फॉरहेड जेंटली बिफोर ही लेफ्ट। और जो हमारी दादी माँ थी उन्होंने हमारे नरेटर के माथे पे किस की, और जब वो गए उससे पहले बस उन्होंने उनके माथे पे प्यार से किस की और उन्हें फिर भेज दिया। तो हमारे जो नैरेटर थे उन्हें ऐसा लगा कि अब जब तक मैं आऊंगा अपनी पढ़ाई पूरी कर तब तक मेरी दादी माँ नहीं होगी, तो ये हमारी शायद आखिरी मीटिंग है। इसके बाद हम कभी फिजिकली नहीं मिल पाएंगे। फिजिकली मिलने का मतलब है कभी आमने सामने नहीं मिल पाएंगे। हमारे जो अपने हैं अगर वो दुनिया में नहीं भी है तो शायद कहीं ना कहीं हम उन्हें थोड़ा बहुत महसूस कर लेते हैं, लेकिन वो ये ना कि आमने सामने नहीं मिल पाते, बातें नहीं कर पाते, छू नहीं पाते। तो वही है यहाँ पे फिजिकल से मीटिंग, फिजिकल मीटिंग से। अनएक्सपेक्टेड रियूनियन मतलब कि अब हमारे नरेटर जो है वो 5 साल के बाद घर आए और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, वो उन्हें स्टेशन पे लेने आई। नरेटर को तो ये लगा था ना कि अब 5 साल पहले कि अब वो आखिरी बार मिल रहे हैं अपनी दादी माँ से, इसके बाद उनसे उनका मिलना नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 5 साल बाद वो विदेश से आए दोबारा लौट कर, तो जो हमारी दादी माँ थी वो उन्हें स्टेशन पे लेने गई। She looked unchanged and as old as before। और वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे 5 साल पहले थी। ना ही वो थोड़ी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी और ना ही कम बूढ़ी, मतलब कि जैसी थी वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी थी, बिल्कुल सेम। कोई उनके अंदर नैरेटर को चेंज नहीं दिखा। शी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस थ्रू एक्शंस नॉट वर्ड्स। और वो अपनी जो खुशी थी वो, जैसे पिछले वाले हिस्से में हमने पढ़ा कि वो अपना जो गुस्सा था, अपना डिसअप्रूवल था, वो कभी भी शब्दों से नहीं दिखाया, उन्होंने हमेशा चुप्पी से दिखाया, एक्शन से दिखाया। ऐसे ही वो अपनी खुशी भी कभी भी बोल के नहीं बताती थी, हमेशा अपने एक्शन से दिखाती थी। कंटिन्यूड अटैचमेंट टू स्पैरोज। ये देखिए इसमें बताया गया है कि हमारे नरेटर वापस आ गए अब्रोड से, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी दादी माँ थी उनका चिड़ियों से थोड़ा भी अटैचमेंट कम नहीं हुआ। वो अभी भी दोपहर में बैठती थी, अभी भी उन्हें दाना खिलाती थी, अभी भी वो पार्ट पूरे दिन का उनका सबसे ज्यादा खुशहाल पार्ट था। हर जॉय वॉज क्लियरली विजिबल इन देयर कंपनी। और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती थी उनकी कंपनी में। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि एक शाम को उनका जो बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। मतलब वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, हमेशा अपनी माला जपती रहती थी, लेकिन एक शाम उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया सब कुछ और उन्होंने अपने पूरे आस पड़ोस से सारी औरतें इकट्ठा की कि भाई सबको न्योता देते हैं, कि बुलाते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि आओ हमारे घर कोई फंक्शन है। तो उन्होंने अपना प्रेयर छोड़ दी पहली बार, बहुत दिनों में पहली बार उन्होंने प्रेयर करनी छोड़ी और फिर लोगों को इकट्ठा किया। और शी स्टार्टेड सिंगिंग एंड सेलिब्रेटिंग। और उन्होंने फिर गाना और सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अगर आप लोग म्यूजिक को सुन के कुछ याद आ रहा है तो म्यूजिक में हमने पिछले वाले पार्ट में कुछ पढ़ा था कि हमारी दादी माँ को म्यूजिक से प्रॉब्लम थी। वो पिछले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, सेलिब्रेशन विद ड्रम। सेलिब्रेशन विद ड्रम मतलब देखिए यहाँ पे हमारी जो दादी माँ है वो ढोलक बजा रही है। इंडिया में तो ढोलक ही होती है ना, इसे ढोलक बोलते हैं हिंदी में।
उन्होंने वो जो ढोलक थी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली बजाई, मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर एनर्जी थी कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, और वो एक्शंस के थ्रू अपनी खुशी दिखा रही थी, ना कि बोल के। शी sang songs about warriors returning, उन्होंने गाने गाए, जैसे गीत होते हैं ना, फोक सॉन्ग्स बोलते हैं कि हमारे अपने कल्चर के गीत होते हैं कि जब कोई घर लौट के आता है उसके लिए अलग है, कोई घर से बाहर जाता है उसके लिए गीत अलग बनाए गए हैं, तो उन्होंने वो वाले गीत गाए जब कोई घर लौट के वापस आता है। शी एंजॉयड द मोमेंट फुल्ली विदाउट कंसर्न फॉर हेल्थ, और उन्होंने मतलब अपनी हेल्थ की जरा सी भी चिंता नहीं की, और बिना किसी चिंता के वो मोमेंट पूरा जिया, वो पल पूरा एंजॉय किया बहुत अच्छे से। फैमिली मेंबर्स हैड टू स्टॉप हर टू प्रिवेंट एग्जॉशन, मतलब कि जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनके बेटा बहू, उनके ग्रैंडसन मतलब पोता, उन सबको उन्हें रोकना पड़ा कि नहीं अब आप रुक जाओ वरना आप थक जाओगे और बीमार हो जाओगे। और अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा ही हुआ। इलनेस एंड रियलाइजेशन, अगली सुबह जो हमारी दादी माँ थी वो बीमार हो गई, उन्हें बहुत हल्का सा फीवर आया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने बोला कि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि अब मेरा अंत निकट आ रहा है, मतलब कि अब उन्हें पता चल गया था कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, जितना भी मैंने जिया है बस अब यहाँ पे एंड हो जाएगा। सी डिसाइडेड टू स्पेंड हर रिमेनिंग टाइम इन प्रेयर, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो बाकी बचा हुआ समय भी था जितना उनके पास था वो सारा भगवान की भक्ति करने में ही लगाया, उसमें ही सारा स्पेंड किया। शी स्टॉप टॉकिंग टू फैमिली मेंबर्स, उन्होंने किसी से भी बात करनी बंद कर दी घर में। She focused only remembering God in her last moments, उन्होंने केवल भगवान जी को याद किया अपने आखिरी पलों में। ग्रैंडमदर इग्नोर्ड एवरीवन्स प्रोटेस्ट, हमारी जो दादी माँ थी उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी, वो आराम से बेड पर लेट गई और अपनी माला जपती रही। लेकिन ऐसा हुआ एकदम से कि सडनली उनके जो होठ थे वो चलना बंद हो गए और जो माला थी वो उनके हाथ से स्लिप हो गई। ऐसे चलते ऐसे जब जपते रहता ना माला ऐसे, तो वो बस वो लेटी हुई थी और भगवान जी की प्रेयर कर रही थी और माला जप रही थी, लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि उनके होठ बंद हो गए और उनके हाथ से माला छूटकर गिर गई। तो इसका मतलब है कि और एक काम एंड पेल एक्सप्रेशन स्प्रेड अक्रॉस हर फेस, मतलब अभी भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा शांत एक्सप्रेशन था कि वो बहुत ज्यादा शांत हो चुकी थी एकदम। और इस हम जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उन्हें रियलाइज हुआ कि शी हैड पास्ड अवे पीसफुली, उन्हें पता चल चुका था कि हाँ अब हमारी दादी माँ हमारे बीच में नहीं रही, वो बहुत ही शांति पूर्वक भगवान जी के पास चली गई है। बहुत ही मतलब इमोशनल एंडिंग है यार, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दादी माँ के बारे में, उनकी अच्छी अच्छी बातें कि वो कितनी अच्छी थी, कितनी दयालु थी, और हम रियल लाइफ में कनेक्ट करके देख सकते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा इमोशनल तो है ये। फिर फ्यूनरल प्रिपरेशंस, मतलब कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए लास्ट में उन्हें ले जाने के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फैमिली ने जो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, जो भी उनके परिवार में होता था चलता आ रहा था, उस तरीके से तैयारियां करनी शुरू की। उनकी जो बॉडी थी वो बेड से उतार के जमीन पे रखी गई और उन्हें लाल रंग के कपड़ों से ढक दिया। देखिए शी वॉज कवर्ड विद अ रेड क्लॉथ। द फैमिली स्पेंड सम टाइम मॉर्निंग हर लॉस, और जो परिवार वाले थे उन लोगों ने कुछ समय उनके पास बैठे, उनकी अच्छी बातें याद की, वो बहुत ज्यादा रोए भी होंगे, जैसे बोलते हैं मॉर्निंग हर लॉस मतलब दुख मनाना। एटमॉस्फेयर एट सनसेट, अब रात का समय आ चुका था, मतलब जब सूरज छिपने लगता है, शाम के समय सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, मतलब उन्हें उनकी अंतिम यात्रा की सारी जो तैयारियां थी वो हो चुकी थी। जो सूरज था वो डूबने वाला था बिल्कुल। देखो यहाँ पे कैसा कितना काम सा, मतलब बहुत ही शांत सा वातावरण हो रहा है कि सूरज डूब रहा है धीरे धीरे, और जो सराउंडिंग्स थी मतलब आसपास का जो वातावरण था सारा वो बहुत ही ज्यादा शांत और इमोशनल भावुक लग रहा था, क्योंकि भावुक होने वाली बात ही है जो हमारी प्यारी सी दादी माँ थी वो भगवान जी के पास चली गई थी। प्रेजेंस ऑफ स्पैरोज, अब क्या हुआ कि जो वो चिड़िया थी जिन्हें हमारी दादी माँ दाना खिलाती थी वो सब आए, वो सब इकट्ठा हुए और उनकी बॉडी के चारों तरफ बैठ गए। इस फोटो में आप देख सकते हैं वो उनके चारों तरफ बैठ गए, कुछ फ्लोर पे, कुछ उनकी बॉडी पे, कुछ आसपास,
और बहुत ही शांति से, उन्होंने कोई आवाज नहीं की, कुछ नहीं, बहुत ही मतलब वो भी एक तरीके से अपने भाव दिखा रही थी इस तरीके से कि भाई हमें भी बहुत ज्यादा दुख है हमारी दादी माँ के जाने का। अब इमोशनल कनेक्शन विद द बर्ड्स, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे दादी माँ का एक बहुत ही ज्यादा भावुक रिश्ता था, किससे, चिड़ियाओं से, बर्ड से, पक्षियों से। The family felt sympathy for the sparrows, जो फैमिली मेंबर्स थे बाकी के, उन सबको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ उन चिड़ियाओं के लिए जो उनके आसपास बैठी थी हमारी दादी माँ के पास। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ब्रेड लेके आया और ब्रेड तोड़ के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े उनके पास गिर दिए फ्लोर पे, लेकिन किसी भी चिड़िया ने कोई भी ब्रेड नहीं उठाया, वो बिल्कुल शांति से बैठी रही। ये रहा दृश्य, और ये दिखाता है उनका साइलेंट ग्रीफ और अटैचमेंट टू द ग्रैंड मदर। मतलब ये दिखाता है कि वो भी बहुत ज्यादा दुखी थी कि उन्होंने भी कुछ नहीं खाया और इतना अटैचमेंट था उन्हें, इतना लगाव था, इतना प्यार था दादी माँ से। ठीक है, अब फाइनल डिपार्चर, अब टाइम आ चुका था हमारी दादी माँ का जाने का। ठीक है, when the grandmother's body was taken away, the sparrows quietly flew off। मतलब जब दादी माँ के शरीर को लेकर जा रहे थे तो जो चिड़िया थी वो भी आराम से उड़कर चली गई बिना कुछ आवाज किए। चिड़िया तो एक ऐसा क्रिएचर है कि जहाँ भी बैठती है बहुत मधुर मधुर सी, बहुत मीठी मीठी सी आवाजें निकालती है, लेकिन उस दिन वो बिल्कुल शांत थी, उन्होंने कोई आवाजें नहीं की, वो फिर आराम से उड़ के चली गई। ये यही लिखा हुआ है, देयर वाज नो नॉइज और डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग देयर डिपार्चर, और उनके जाने पर भी कोई आवाज नहीं हुई। एंडिंग हो चुके हैं, हम चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। इस चैप्टर में हम सब लोगों ने बहुत ही मतलब एक बहुत ही इमोशनल जर्नी थी ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर की। हमने ग्रैंडमदर की लाइफ का, एक इंसान की लाइफ का एक हिस्सा देखा पूरा। मतलब ओल्ड एज में क्या होता है, जब वो ओल्ड एज में आ जाता है, ओल्ड एज एक स्टेज है लाइफ की जिससे हर किसी को होके गुजरना होता है, कि कैसे रिश्तों, जब ग्रैंडसन थे वो उनका रिश्ता कितना अच्छा था ग्रैंडमदर से, वो कैसे खुश रहती थी, हमेशा उन्हें प्रेयर सुनाती रहती थी, उनकी पढ़ाई में हेल्प करती थी, फिर वो एक साथ जाते थे हंसते खेलते, फिर वो शहर में आ गए, शहर में दूरी बढ़ने लगी, और जो हमारी दादी माँ थी वो भी बहुत चुप चुप रहने लगी। कैसे वो पहले कुत्तों को खाना खिलाती थी और फिर चिड़ियाओं को दाना देने लगी। ये दिखाता है उनका दयालु नेचर, कि वो कहीं पे भी हो वो काइंडनेस कर ही रही है, अच्छा काम कर ही रही है। अगर वहां पे डॉग्स नहीं है तो चिड़िया है, अगर चिड़िया भी नहीं होती तो वो कुछ ना कुछ और ढूंढ लेती। ठीक है, अच्छाई हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो बस यही दिखाया गया था। अब हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। चैप्टर के एंड में अगली सुबह आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोर पे ये ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए हैं, इसी तरीके से जो नैरेटर की मम्मी ने टुकड़े डाले थे हमारी चिड़ियाओं के सामने, वो ऐसे के ऐसे ही रह गए सुबह। कोई के एक भी थोड़ा सा भी कुछ भी किसी ने खाया नहीं, क्योंकि चिड़िया तो उड़ गई थी, वो बहुत ज्यादा दुख में थी। और वो बाद में मतलब साफ सफाई तो होती है घर में, तो वो बाद में जब सफाई हुई तो वो भी उन्हें भी साफ कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया। ये दिखाता है कि ग्रैंडमदर और जो हमारी स्पैरोज थी उनके बीच में कितनी डीप इमोशनल बॉन्डिंग थी। मतलब वो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे एक दूसरे से। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट, लॉस एंड द एंड ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, ये चैप्टर दिखाता है कि एक लाइफ, इनकी लाइफ कितनी रिस्पेक्टफुल, काम, कितनी ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ थी इनकी। मतलब इन्होंने कभी भी काइंडनेस कम नहीं की, हमेशा बहुत ही शांत रही। बस यही था इस चैप्टर में, और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर एंड हो गया है। अब इस चैप्टर में हम समरी पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हमने पढ़ लिया है चैप्टर। फिर भी अगर कुछ रह गया हो या फिर कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, कुछ ऐसा जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सब लोगों के पास एक मीडियम है वहां पर जुड़ने का, एक दूसरे से बातें करने का। और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी आप बता सकते हैं, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।